जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर गुफ्तगू का 5 हिस्सा स्टार्ट होता है। आज आप हमें क्या बताएँगे सलीम साहब के बारे में? बस मैं कुछ उनके हवाले से, जैसे मैंने पिछले चौथे हिस्से में आपको इशारा किया था कि कसौटी प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ, वो जाना भी बड़ा इत्तफ़ाक एक अजीब वाक़या हुआ। मेरे दफ़्तर के अंदर मेरे बॉस थे मिन्हाज अहमद कुरैशी साहब, ग्रुप हेड एचआर थे हमारे, और अदबी बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखते थे। तो एक दिन उनका कमरे का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं बिल्कुल नौजवान था। ये 2006 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2006 या 6 की बात है, 8 की बात, 2008 गालिबन। तो मैं अंदर गया तो मैं देखा एक साहब जो हैं वो वेस्ट कोट पहने हुए और बैठे हुए, उनके सामने बड़ा ज़बरदस्त चेहरे से बड़े काबिल और पढ़े लिखे लगे हैं। तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये हमारे हैदर रज़ा साहब हैं और जनरल मैनेजर होते थे लाहौर, उसमें रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद में कहा कि अब सुनाएं आप सलीम अहमद की गज़ल। उन साहब ने मेरी तरफ नीचे से ऊपर एक बार देखा बड़े अजीब नज़रों से कि यार ये नौजवान में टाई लगाए हुए, पैंट शर्ट पहने हुए, किसको सुनाऊँ मैं? मैं इसको सुनाऊं? तो उन्होंने बड़ी नागवारी के आलम में सलीम अहमद की गज़ल का पहला मिसरा पढ़ा। ठहर जाते हैं कि आदाब सफ़र जानते हैं। ठहर जाते हैं कि आदाब सफ़र जानते हैं। दूसरा मिसरा मैंने पढ़ा, हाँ, वरना मंजिल को भी हम राह गुज़र जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा। हाँ, दूसरा मिसरा उन्होंने पढ़ा, ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख। हाँ, मैंने जवाब दिया, ये बड़े लोग हैं, जीने का हुनर जानते हैं। जीने का हुनर जानते तीसरा शेर पढ़ते हुए अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, शर्ते वीरानी से वाकिफ़ ही नहीं शहर के लोग। मैंने कहा, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। वाह! आप यकीन कीजिए, चौथे शेर के ऊपर उन्होंने मेरे दोनों कंधे ऐसे हाथ में थामे और उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। और वो एक तरह से दहाड़े, दे के दस्ते आता तेरी गलत बख्शी को। वाह! मैंने कहा, ये अलग बात है कि चुप हैं मगर जानते हैं। कैसे जानते हो तुम सलीम अहमद को? मैंने कहा, सलीम अहमद के तुम तो पैदा भी नहीं होगे जिस वक्त सलीम अहमद का इंतकाल हुआ। मैंने कहा, आप सलीम अहमद के भतीजे को उनकी गज़ल सुना रहे हैं और वो जानता भी नहीं होगा। नहीं, खैर सारे भतीजे इतने सादतमंद नहीं होते हैं। बेटों को गज़ल याद नहीं थी भाभी। तो उन्होंने कहा कि तुम शरीफ के बेटे हो, और उसके बाद तो जनाब उनसे इतनी अच्छी मेरी याद अल्लाह रही कि जब आते थे मेरे पास ही आते थे। एक रोज उन्होंने मुझे कहा जाते हुए, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन टेलीविजन। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ऐसे कह रहा हूँ। चंद दिनों बाद मेरे पास कॉल आई, एक अननोन नंबर। उसने कहा, जी मैं निदा स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है और कसौटी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, और आप जो है नौतनाबाद में एक मुझे स्टूडियो का बताया, वहाँ तशरीफ लिया है। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा तो ख्वाब था कसौटी प्रोग्राम जब मैं दिखता था, कुरैशपुर हो गए और उबैदुल्ला बेग हो गए। जी हाँ, जी हाँ। उबैदुल्ला बेग साहब बाहर बैठे हुए थे, चंद नौजवानों से फारसी अदब की गुफ्तगू कर रहे थे। कुरैशपुर अंदर होंगे, मैं बाहर जाके बैठ गया। अच्छा, मैं ये सोच के गया था कि मैंने अगर हल्का सा भी अदबी हवाला दिया ना तो ये लोग टक करके पहुंचेंगे, इसलिए कि तो मेरा वालिद क्या रुफ़्क़ा में शामिल थे सब, हाँ, ताया के, सलीम अहमद के खास तौर पे। हाँ, तो मैं जाके बैठ गया। तो नया नया मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया शुरू हुआ था। तो उन्होंने उससे बात करते के दौरान मुझे मुस्कुरा के देखा, मैंने सलाम किया, उन्होंने कहा, क्या मशागिल है आपके? मैं इतनी नेट ब्राउजिंग वगैरह जानबूझ के मैंने की। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। इतने में जो उसके वहाँ के वो थे जो सारे इंतजाम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। कुरैशपुर साहब बैठे हुए थे, सामने खातून थी, कहने लगी, जी आप क्या लेंगी? इमारत है, जानवर है, वाकया है और शख्सियत है। शख्सियत हो चुकी है तो इमारत, उनको इमारत को उन्होंने कायल कर लिया। मुझे कहने लगे, आप कोई वाकया है या कोई? मैं कहा, नहीं मैं तो शख्सियत की बात करूँगा। उन्होंने अच्छा, वहाँ पे इत्तफाक से ताहिर मसूद साहब भी, जफर सईद सैफी साहब भी, इत्तफाक हुआ था, एक ही खानवादा समझने मिल गया वहाँ। जफर सईद साहब को मैं इस हवाले से भी जानता हूँ कि मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा कराची यूनिवर्सिटी में। जी, तो आपको जानते होंगे ना इस हवाले बिल्कुल। से? बट ताहिर साहब भी जानते तो होंगे जी, जी, आपको? ताहिर मसूद भी जानते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे शख्सियत में मुसर क्यों हो? तो मैंने उनसे कहा कि क्या शख्सियत है? उन्होंने बड़े नागवारी के अंदाज में मुझे कुरैशपुर साहब ने कहा साथ बिठा के, ना सलीम अहमद। तो एकदम से चौंके हो, कहने, सलीम अहमद को तुम कैसे जानते हो? मैं से बिल्कुल नौजवान था। कुरैशपुर ने कहा कि तुम्हारे ताया हैं? ऐसे मुझे गाल थप्पा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तरीका ये था कि वो कार्ड के ऊपर लिखते थे, आप शख्सियत खुद ही उसको कार्ड में बंद करके लिफाफे में अपने पास आप रख लेते थे। और जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती थी, उबैदुल्ला बेग का कोई किरदार नहीं था, अब वो जाके उन्होंने दिया। अब जब खैर मेरा नंबर आया, अब उन्होंने सवालात पूछना शुरू किए, और मजे की बात ये हुई कि उबैदुल्ला बेग नहीं पूछ सके। हैं? जी,
अच्छा। और उबैदुल्लाह बेग नहीं पूछ सके और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप, तो मैंने कहा मैं उनका मिसरा पढ़ूंगा, शायद कोई बंदा खुदा है, सहरा में अजान दे रहा हूँ। तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, सलीम भाई। तो उसके बाद मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे कहा इधर आओ। मैं गया और मुझे कहने लगे तुम कौन हो सलीम अहमद के? मैं कहा मैं उनका भतीजा हूँ, शहीद अहमद का बेटा। उन्होंने मुझे गले लगाया, रोने लगे वो ना। और फिर उन्होंने जफर सईद साहब पीर साहब की तरफ कहा, मुझे साल हो गए इस प्रोग्राम को करते हुए, आई नेवर फॉरगेट दिस बॉय, मैं इसे कभी नहीं भूली। तो ये हैदर रजा साहब का किस्सा तो मैं बड़ा मजेदार सुनाया, तो अभी मुलाकात रहती है आपसे उनकी? नहीं, हैदर रजा साहब का बस उस मैं कसौटी प्रोग्राम में मैंने शिरकत की और उसके चंद दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इत्तफाक ये वो जब उनका साहबजादे उनको छोड़ के चले गए तो कहने लगे मियाँ, मैं उस ज़माने में वो आयशा मंजिल के करीब कहीं रह रहे थे, कराची शिफ्ट हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ छोड़ देगा। मैं कहा वो रास्ते भर बात होती रही, शेर व शायरी चलती रही। आयशा मंजिल के स्टॉप पे उतरते हुए उतरे वो, मैंने उनको सलाम किया, फिर पलट कर आए और मुझे पलट के कहने लगे रान, एक शेर सुनो। और मुनीर नाजी का गलबन शेर था वो। उन्होंने एक बार सुनाया, मुझे याद हो गया। और वो शेर ये था कि वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, एक मुसाफिर के लिए ज़ादे सफ़र हो जैसे, एक मुसाफिर के लिए ज़्यादा सफर हो जैसे। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खुश है। और आप यकीन कीजिए कि उसके 2 या 3 दिन के बाद उनके साहबजादे का मैसेज आया कि अब्बू का इंतकाल हो गया। ओ हो। आपको वो शफी मंसूर का शेर याद नहीं आया? मेरा अपना भी इरादा है सफर का मंसूर, वरना यारों को बहुत दूर न जाने देता। वाह 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 वाह। तो इसी उसमें मुझे एक और शेर याद आ रहा है, मैं इसलिए, इसका शेर है अब्बास ताबिशी का गलबन, मैं इसीलिए किसी को जाने नहीं देता जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। अच्छा। मैं इसलिए भी किसी को नहीं जाने देता जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। रईस फर्रुख ने इसी उसमें कहा कि जी रोज साए कहीं को जाते हैं, रोज साए कहीं को जाते हैं, एक दिन हम भी साथ हो लेंगे। आय हाय, एक दिन हम भी साथ हो लेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि नसरीन नज़म में लगा दी, बहुत गजल में कमाल। रईस फर्रुख की क्या बात। एक और शेर मैं आपको उनको सुना, बड़ा छूता। हाँ सुनाइए। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, रईस फर्रुख का शेर। ये सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से, हम अपने काम से। अब क्या बात है, फिर सुनाइए। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से, हम अपने काम से। बहुत बहुत। तो ये थे शायर पहले, आजकल तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, मैं इसलिए। अच्छा, एक माइंड नहीं कीजिएगा कि आपका जो माशाल्लाह आपने जिक्र किया हैदर रजा साहब का कि उनका इतना अच्छा शायरी का ज़ौक़ था, सब कुछ था, तो वो शायद इसलिए भी हुआ कि रिटायर्ड आदमी से करने कुछ सारे, कभी कोई हाजिर ड्यूटी आपको मिला है जिसको शायरी का इतना शौक रहा हो? मेरा अगर हाजिर ड्यूटी में बात करें, जाकर ड्यूटी हम दफ्तर में ही करते, तो मेरा एक और बहुत अच्छा इत्तफाक हुआ, 2006 की बात है, बल्कि हैदर रजा साहब से तो मैं 2008 में मिला। उससे पहले का इत्तफाक है कि मैं HBFC के अंदर मेरी जॉब हुई 2006 में 3 जुलाई को। और मैंने जिनके अपने बॉस का जिक्र किया मिनहाज अहमद कुरैशी साहब का, उन्होंने मुझे एक दिन हम सबसे आके कहा, मेरे मैनेजर से भी, कि मैं असिस्टेंट मैनेजर होता था, अपॉइंट हुआ था, कि जी वो MD जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ज़ैगा महमूद रिजवी साहब, वो आज HR ग्रुप से मिलना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रा तैयारी करें। अच्छा, वो मेरे भी MD रह चुके हैं पाक कुवैत के अंदर। अच्छा अच्छा। वो नीचे के लेवल हर से मिलते थे वो। अच्छा, नहीं बड़े ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह वो। और अभी कोई हायरार्की का इशू नहीं था। हाँ, अभी भी कहीं मिल जाए, जिस मोहब्बत से मिलते हैं, जो मेरा भरपूर वो तारुफ अपने साथ जो भी उनके होता है वो कराते हैं, तो बहुत ही नफीस आदमी। उनका भी शायरी का शौक है। जी जी, बहुत अच्छा ज़ौक़। और मैं आपको बता ये रहा था कि वो हुआ ये कि जब वो मीटिंग हमारी स्टार्ट में आके बैठे, ज़ैगा साहब अपनी नशिस्त पे बैठे चेयरमैन की, और चेयरमैन भी थे हमारे बोर्ड पर, MD भी था HBFC की। तो सबने अपना तारुफ कराना शुरू किया। अच्छा, मैं डरा हुई बहुत था, पहली बार मिल रहा था उनसे, तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा मेरा नाम सैयद रेहान अहमद है, आई एम अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर HR, रिसेंटली अपॉइंटेड। तो एकदम से जो मिनहाज साहब मेरे बॉस थे, उन्होंने ज़ैगा साहब के कान में कुछ कहा, तो एकदम से उन्होंने अपनी जो निशस्त जो कुर्सी थी उसका रुख नहीं था, कहने तुम सलीम अहमद के भतीजे हो? अच्छा। मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि यार पहले हम लोग जब बाहर होते थे बैरून मुल्क, तो हमारे पास नाम आते थे कराची से, सलीम अहमद, करार हुसैन, जॉन एलिया, बड़े बड़े नाम, ठीक है। और अब आते हैं रेहान काना, नईम शहरी, उस जमाने में ऑपरेशन चल रहा था इनके। रेहान काना या रेहान टुंडा उसी तरह के नाम थे। ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जी जी जी।
तो वो उसने कहा कि इस तरह पहले हमारे सर फखर से बुलंद हो जाते थे, अब शर्म से झुक जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी बड़ा कहने लगे मैंने 1984 में जो है ना सलीम अहमद साहब यूएई या दोहा कहा वहाँ आए थे, और मैंने उनके आखिरी मुशायरा था, मैंने उसमें शिरकत की थी। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि वो मुशायरा 1983 में आपने शिरकत की होगी। कहेंगे नहीं नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, और 1984 के अंदर शिरकत की थी, मैं तुम्हें तारीख भी बता सकता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो 1983 में आपने मुशायरा सुना होगा, चाहे एकदम से उनको नागवार गुजरा, बता एमडी थे वो पूरी मीटिंग। खताए बुजुर्गान गिरफ्तार खतास, आप भी अपने एमडी को टोक रहे हैं, कमाल की आपने। मेरे जो बॉस नौकरी थे, बच जाए वही बहुत है। मेरे बॉस थे वो मुझे एकदम से घूरने लगे तो जाहिर है, और क्या, ये तो मरेगा अभी मरवा तो उन्होंने एकदम से कहा, उससे मैं कहा मियाँ मैंने शिरकत की है, मैं जानता हूँ ना, मैं हजरत मैं उनका भतीजा हूँ, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। वजह ये कि 1983 में उनका इंतकाल हो गया था 10 सितंबर को, आप 1984 में कैसे उनका मुशायरा सुन सकते हैं। अच्छा पूरे हॉल में एकदम से सकूत तारी होगा, फिर जागम साहब क्या का मार के हंसे, दिल को बड़ा अच्छा। और उसके बाद से जो है ना कहने हाँ हाँ सही है 1983 था। उसके बाद से यकीन करें मुझे एफटीसी की बिल्डिंग में कहीं वो मिल जाते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, अपनी एग्जेक्टिव वाली लिफ्ट में मेरे साथ ले आते थे और अपने रूम तक जाते थे, चाय मंगवाते थे और मुझसे कहते थे सलीम अहमद के अशार सुनाओ, और मैं जो फिर शेर पसंद आता था खुद अपने हाथ से लिख के पर्ची अपनी वेस्ट कोट या उसमें कोट की जेब में रखता रहता। मोहब्बत का ये आलम था। कहते थे कि मैं अभी भी जब मिलते हैं कहते हैं मैं सलीम अहमद की जो कुलियात है वो अपने सराहने रख के सोता हूँ। तो उनकी ये आप जो कहा दफ्तरी, उसके अंदर मुझे एक और जो दूसरी शख्सियत हैदर रजा साहब के पास के अलावा मिली, वो एक मिनाज साहब और एक ये ज़ाहिर महमूद रिजवी साहब। सलीम अहमद साहब आपको मालूम हुआ कि उनको निगार अवार्ड मिला था, उन्होंने पाकिस्तान की पहली जासूसी फिल्म लिखी थी राज। और एक लड़की का ताबूत, ट्रेन रुकती है, एक ताबूत निकलता है, उसमें एक लड़की की लाश है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी कहानी थी। तो उसकी वजह से मोहम्मद अली की इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक अरसे तक इसरार करता रहा अदाकार के जी आप लाहौर आ जाएं और मैं आपको घर दे देता हूँ और आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठ के लिखिएगा। लेकिन वही वाली बात जो मैंने की कि इतनी आसूदगी नहीं चाहिए होती कि वो सोता रहे पड़ा हुआ दिन। आपने इनकार कर दिया कि मोहब्बत बहुत करते थे। तो उन्होंने किसी प्रोड्यूसर को भेजा सलीम अहमद साहब के पास, और उसने उनसे कहा, उनकी महफिल जमी हुई थी मस्कन अजीज, उन्होंने उनसे कहा कि जी आप जो है वो इस फिल्म की कहानी लिख दें, 5,000 उसने कहा मैं आपको उस जमाने में मुआवजा में इसका दूंगा। तो आप सलीम अहमद ने कहा 10 दिन बाद आ जाना, इस तारीख को आ जाना, कितने बजे आ जाओ, टाइम भी बता दिया। उस दिन वो पहुंच गया। आप सलीम अहमद साहब ने जब उसको देखा उसके बाद कहने का अच्छा अच्छा ठीक है, गए अंदर से और वो मुसविदा लेकर आए, तो उसने कहा लाइए मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे पहले सुन लो। तो अब उन्होंने पढ़ना ही शुरू किया मकाल में, तो वो प्रोड्यूसर से हमारे जितने वहाँ बैठे हुए थे उनको बड़ा मजा आया और वो बड़ी कहानी की बड़ी तारीफ की वाह वाह करते रहे। जब उन्होंने पूरा सुना दी स्टोरी कहानी, तो उसने खुश होकर प्रोड्यूसर ने 5,000 रुपये और निकाले और उसने कहा कि जी मेरे 5,000 तय हुए, इतनी ज़बरदस्त कहानी है, आप ये 10,000 रुपये रखें। तो सलीम अहमद ने 5,000 और ये मुझे दे दें। तो सलीम अहमद ने वो 5,000 रुपये जो पहले दे के गया था वो अपने कौतकिया किसी के नीचे रखे हुए थे, उन्होंने वो भी निकाले, ये 5,000 रुपये भी लिया। वो मुसविदा जब उसके हाथ में दिया तो वो कोरे कागज थे। अरे और आपने उनसे कहा कि माजरत मैं भूल गया था, अब तुम्हें देख के मुझे याद है, आप अंदाजा कीजिए कि उस पूरी गुफ्तगू के दौरान किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये शख्स फिल्म सुना बड़ा जबरदस्त किस्सा है तो जी। फिल्म बदी पूरा फिल्म सुना रहा था। मतलब तो बचपन से उनकी जो जहानत थी, उनकी वो जहानत थी, चौड़ी पेशानी और जो बच्चा अपनी महल में अशलोक सारे याद कर अशलोक याद कर ले, एक बार सुनने इंजील याद कर ले जी, 6 साल 5 साल की उम्र में, 11 साल में आपकी तारीख अपने खलदून खत्म कर ले, भला का उनका हफ्जा था। और वो यकीन करें कि वो ऐसी शख्सियात जो है ना वो सदियों में पैदा तो वो 10,000 रुपये वापस कर देने। नहीं वो तो फिर उन्होंने उसको वापस तो कर दिया था, ज़्यादा अखलाकी तौर पे तो वो काम ही नहीं किया था। लेकिन उसने फिर जब इसरार किया तो मैं आपसे कहा ना कि उनके हल्का अहबाब में बैठे रहते थे कई लोग थे, बासित अजीम हो गए शायरों में और दीगर हो गए, तो उन्होंने फिर एक की जिम्मेदारी लगाई कि यार मैंने बयान तो कर दिया कहानी, तुम लिख देना और मुझे दिखा देना एक नज़र। और फिर वो उनके पास से जो है वो मामला ये हुआ। दूसरा फिर एक और चीज़ ये भी मैं उनकी बयान करना चाहूँगा कि उनके ये जो थे, एक कमर जमील साहब का मैं जिक्र किया था, जी जी जी, तो अदबी महफिलें चलती थी, तो एक वाक़या मुझे ख्वाजा रज़ी हैदर साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा कि जी वो एक बार सलीम अहमद साहब की आदत ये थी कि वो जो है ना सामने वालों को जिस तरह जो भी आपने किया वो सलीम अहमद साहब भी अक्सर करते थे।
कि वो सामने वाले से ना कुछ ऐसी बातें करते थे कि वो मुश्ताइल होकर मस्जिद बोले ना। मैंने मुश्किल ही किया। मतलब कहने का मेरा ये था कि ताकि उससे और कुछ निकले ना। हाँ, हाँ। यानी जो हर शख्स वो बात जानता है, जो दूसरा नहीं जानता ना, वो बात उससे जानना चाहता हूँ उसके मजहब पर। मतलब थोड़ी का नाम क्या है, फादर जी। नाम के ऐसी नंबर का, जी, जी। ये कोई तो वो कुछ ऐसे जुमले कहते थे, मिर्ची लगाना, जैसे हम उर्दू में मिर्ची लगाना कहते हैं ना, कि वो बंदा और बोलता था। आप सब कुछ कहे जा रहे हैं जी, मुझे। जी। तो वो कमर जमील साहब जो हैं, वो नक्शे पे गुफ्तगू हो रही है, और हाँ। सलीम अहमद साहब ने उनको मिर्ची लगाने के लिए एक जुमला कहा कि लोगों ने नक्शे को पढ़ा नहीं होता, उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। अच्छा, ये जुमला जब कमर जमील साहब ने सुना ना, तो वो उर्दू उसमें बैठे हुए थे रेडियो पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी वॉइस कोड जो थी वो उठाई और वो निकल चले गए। ख्वाजा रजी हैदर उसी वक्त आके बैठे थे, तो उनको चेहरे पे जब उन्होंने देखा तो सलीम अहमद मुस्कुरा रहे थे, सिगरेट पीते थे। तो ख्वाजा रजी हैदर ने उनसे कहा कि सलीम साहब, आपने कमर की दिल आज़ारी की। तो सलीम अहमद ने कहा, नहीं नहीं, कहीं क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, वो किसी काम से उठकर गया होगा किसी वजह से। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो नाराज होकर गए आपसे, आपने उनकी दिल आज़ारी की। यानी कि थोड़ी देर बाद उनकी एक अजीब सी उनके ऊपर कैफियत तारी हुई, और उन्होंने मुझे कहा, चलो। अपनी शेरवानी उठाई, मैंने कहा, आप मेरे साथ कैसे जाएंगे, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ। तो यूसुफ प्लाजा के ज़माने में कमर जमील रहते थे एफबी एरिया में। वो उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ कर आए और कहना, ख्वाजा रजी हैदर, मैं मोटरसाइकिल पार्क कर रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ दौड़ते हुए चढ़े और कमर कमर करके दरवाज़ा पीट रहा है। मेरे जहन में, यार, ये पता नहीं अब क्या होगा, हाथापाई होगी, क्या होगा। कमर जमील ने दरवाज़ा खोला और दोनों एक दूसरे के गले लग के जो ज़ारो कतार रोना शुरू हुई। अदबी इख्तलाफ। जब सलीम अहमद को ये पता चला ना कि इसकी दिल आज़ारी हुई है, वो एक मजहबी आदमी थे बाय नेचर, उनसे चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझसे किसी की दिल आज़ारी हो जाए। अदबी इख्तलाफ अपनी जगह, यानी अदबी इख्तलाफ इस नौयत का था कि एक मजमून में ये तक लिख गया गालिबन कमर जमील या अनवर सदीद साहब ने, कि अगर सलीम अहमद ने एक शेर भी कहा होता तो मैं उन्हें शायर मान लेता। और सलीम अहमद ये कहेगा कमर जमील के बारे में कि इसने बहुत से बेहतरीन गज़ल गो शायरों को जो है अब नसरी नज़म के पीछे लगा के उनका वो ज़ौक़ ज़ाया कर दिया। ये अगर साबिर वसीम साहब हयात होते तो इसकी तस्दीक करते इस बात की। जी, जी, जी। तो अल्लाह करी के रहमत करे साबिर वसीम साहब को भी, उनके यहाँ बड़ी अच्छी आपकी महफिलों में उनसे मुलाकात रहती थी। तो मैं आपको बयान कर रहा था कि ये लोगों का, ये थी इनकी रिवायत, ये थी इनकी मोहब्बत आपस में। इख्तलाफ भी उनका जो होता था वो। एक और वाक़या मुझे याद आया कि आपका अथर नफीस, वही जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं, कहा कि जैसे शायद आपकी वसीयत थी कि जी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ब्याज, सलीम अहमद की जो ब्याज है वो मेरी कब्र में रख देना, मेरे कफन में। अच्छा। जी। तो जब इनकी तदफीन हुई थी आपके सखी हसन कब्रिस्तान में, तो जब इनकी तदफीन होने लगी तो वसीयत के मुताबिक किताब सलीम अहमद की ब्याज उनकी उस पर रखी गई, और उन्होंने जब रख दी गई उसके बाद सलीम अहमद ने वो किताब उठा ली। तो किसी ने कहा कि भैया तो उनकी वसीयत थी। उन्होंने कहा, उनकी वसीयत होगी, किताब तो मेरी है, वसीयत पूरी हो गई। इसलिए कि खिलाफ शरीयत हाँ, काम है, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ये कह के वो हाँ। उनसे वापस ले ली। वैसे जो सलीम साहब ने बात की और जमील साहब के बारे में कि उन्होंने नस्री ना उनके पीछे लगा दिया लोगों को। लोगों वगैरह, कहीं खुद उसमें सलीम साहब भी तो शामिल नहीं थे, क्योंकि इब्तिदा में जो उनके 3 दीवान जो आए थे पहले, वो तो बहुत उसमें गज़लें वज़लें थी सारी है, लेकिन चौथी के बारे में कहा था कि उसमें एंटी गज़ल बहुत ज़्यादा थी। जी, जी। वो असल में देखें, वो तो पूरी एक तहरीक थी ना, वो उनकी आगे आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात। जी। उनकी जो आखिरी किताब आई है सलीम साहब की, मशरिक, मशरिक। उसके अंदर नसरी नज़्में मिलेंगी सलीम जी, अहमद साहब। जी। वो खुदा ना खास्ता ये नहीं कहते थे कि नसरी नज़्म कोई चीज़ नहीं है। बुनियादी बात ये थी कि असल में जो मुश्किल पसंदी है ना, जी, जो गज़ल आप कहते हैं हमारी 300 साला रिवायत है गज़ल की ना, जी। उसके कुछ तकाज़े और उसके कुछ कवानीन हैं जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है। हाँ, तो हमारे जो लोग थे, उन्होंने जब नसरी नज़म आई, यही तासुर आया कि जी उससे जान छुड़ाने के लिए हाँ। उन्होंने जो है ये रिवायत की थी। और बहुत से, यकीन करें, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, मैं आपको 2-3 नाम ले सकता हूँ उसके अंदर। हाँ। बहुत बड़े शायर गुजरे, रईस फर्रुख साहब। जी। रईस फर्रुख साहब के अंदर गज़ल गो, अगर से गज़ल तक रहते तो बहुत बड़े और मज़ीद कई मार्को तलावा गज़ल कह सकते थे वो। उनको नसरी नज़म की तरफ लगा दिया था कमर जमील साहब ने। जी। और दूसरी तरफ जो है आपका रईस फर्रुख के अलावा आपके साबिर वसीम, उनसे तो आपकी भी वो रही है, वो एक अरसे तक इनके पास जाते रहे। और फिर आखिर में मुझे याद है, मुझसे एक महफिल में था, उन्होंने एक दिन उनसे कहा कमर जमील से कि हमसे ये ना होगा। अच्छा। उन्होंने नसीब नज़म से जान छुड़ाई, इसलिए कि उनके अंदर हाँ। सारा जौहर जो था वो गज़ल का जौहर था। तो ये चीज़
थी। और हालांकि कमर जमील साहब का, मैं आपको यकीन करें, कथा इनकी इतनी मोहब्बत थी, इख्तलाफ अपनी जगह। अब आप देखें ना, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ दोबारा, ये होते हैं बड़े लोग। 10वां साकनाने शायर कायद का मुशायरा था, मुझे इत्तफाक से स्टेज पे पहुंचने की वो मिल गई इजाज़त। हम्म। तो वहाँ पे कमर जमील साहब बैठे हुए थे। मैंने उसे जाके सिर्फ ये कहा कि मैं सलीम अहमद का भतीजा हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा, शहीन के बेटे, और मुझसे गले मिलकर रोने लगे। उन्होंने मुझे अपने हाथ से, मैंने जब ऑटोग्राफ मांगा, अपना एक खता लिख के दिया, मैं आपकी नज़र करूँ, यानी अहबाब की नज़र करूँ, क्या मैयार है गज़ल का या शायरी का। ये दुआ है कोई गिला नहीं, ये दुआ है कोई गिरा नहीं, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, वो गुलाब है जो खिला नहीं। आहा, जो गुलाब है वो खिला नहीं। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, वो गुलाब है जो खिला नहीं। मैं ये सोचता हूँ खुदा करे तुझे जिंदगी में वो सुख मिले जो कभी मुझे भी मिला नहीं। ये कभी मुझे भी मिला नहीं। ये कमर जमील का मेयार शायरी है जनाब। तो ये है बहरहाल वो इस हवाले से, वरना खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला नहीं। असल में जो मैंने आपसे जहाँ से बात शुरू की थी ना, गजल और एंटी गजल, तो एक थोड़ा सा जो जाहिर चाहने वाले भी हैं, नाकिदीन भी हैं। बिल्कुल। तो जफर इकबाल साहब का मैं जी जी। एक पैरा पढ़ के सुना दूं उसके अंदर ये हो कि सलीम अहमद को अहमियत उस वक्त मिली जब उसने यकसानियत तोड़ने की कोशिश की और ऐसे अशार कहे जिन्हें एंटी गजल का नाम दिया जाता है। बिल्कुल। और एंटी गजल में भी शेरियत का एहतमाम बुरे लाना पड़ता है। महज गैर मानूस खुरदरे अल्फाज इस्तेमाल करने से बात नहीं बनती। ये वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं कि बाकायदा कराहियत महसूस होने लगती है। मसलन, तेरी जानिब से दिल में वसवसे हैं, ये कुत्ते रात भर भौंका किए हैं, सर मुड़ाते हमसे आके ख्याल, अपना पेशा हुआ है हज्जामी। तो इसी तरीके से वो एक और कहते हैं कि साहब, गांठते हैं फटे हुए जज्बात, होके सैयद बने सलीम चमार। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं कि जब वो गज़ल से आए हैं इसके ऊपर आज़ाद शायरी वगैरह पे, तो बाद ऐसे खुरदरे अल्फाज और बाद ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं सलीम साहब ने जो उनकी शायरी से लगा नहीं खाते थे। क्या सही है? कह सकते हैं। देखिए, शायर है, उस पर तनकीद भी हो सकती है, कलाम है। और बात यह है कि सलीम अहमद ने अगर ये कहा है तो फिर दूसरी तरफ जो उनकी बेहतरीन गज़लें, यानी अरे उसको तो लोग मानते हैं ना, चार दीवान आए थे ना उनके तो साथ। जी जी, तो वापस सही भी कुलियात मेरे पास है बिल्कुल मौजूद, चिराग नीमे शब इनकी कुलियात है सलीम अहमद साहब की। चिराग नीमे शब है, उसके अंदर ऐसी ऐसी गज़लें हैं, यानी मैं इसी के जवाब में आपको उनकी एक गज़ल के चंद मिसरे पेश कर दूं, ये अगर आप दिखाएं मुझे। मैं इनके साबिर साहब के उसके जवाब दे रहा हूँ। जफर इकबाल साहब के, सॉरी। मौजे हवा को लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गजल की, बात वही है एक गजल की, मैं लिखूं के मीर लिखे। मैं लिखूं के मीर लिखे, क्या बात है, क्या बात है। आगे में जवाब, मौजे हवा को लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गजल की, मैं लिखूं या मीर लिखे, रात बढ़े तो बुझते जाएं ये तकदीर दिलों की है। चलें, मैं ख्याल है इसको भी प्रोग्राम यहीं रोकते हैं। अब इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा हमारा आखिरी होगा और उसमें होगा कलाम शायर बज़बान शायर या कलाम शायर बज़बान रेहान से। तो